हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्ना ब्रेन। मैं हूं शिप्रा तिवारी। तो इस चैनल में आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सेल कर सके। सो लेट्स स्टार्ट कि आज आपको क्या पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। देयर आर सो मेनी factor which affect the binding of hemoglobin with the oxygen. ठीक है, there are pH, there is carbon dioxide, there is 2,3-DPG, there is temperature. So there are so many n number of factor which affects the transportation of the oxygen or will affect the binding of hemoglobin with the oxygen. Now next thing जो अब आपको पढ़नी है, it is a बिल्कुल fresh topic which is the transportation of the carbon dioxide. इसके बारे में आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। ऑक्सीजन में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आई थी ट्रांसपोर्टेशन में, पर आपको मे बी ये थोड़ा सा टफ लगेगा, पर आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल पेशेंटफुली सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपने इस चीज को ध्यान से सुना तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज लास्ट क्लास में बताई थी, मे बी लास्ट टू लास्ट क्लास में बताई हो, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बात करें गैसेस की तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इवन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। तो इट इज वेरी सॉल्युबल गैस, इट इज वेरी सॉल्युबल गैस विच इज फाउंड इनटू द ब्लड। ठीक है, सो द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड comparatively easily because it has higher solubility level। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इसलिए हायर solubility level होने की वजह से इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। क्यों जरूरत है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? क्योंकि अगर आप टिश्यूज को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो बदले में उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो थका हुआ फील करती, पॉइजनिंग हो जाती है, आप मर भी सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, सो मेनी रीजंस। तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होना चाहिए वो मेंटेन्ड होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, आपका जो 100 ml ब्लड होता है वो अराउंड 4 to 4.5 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो लेता है। आप समझिए कि 100 ml ब्लड में 4 to 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि उसे एल्विलाइज को देनी होती है। ठीक है, तो 100 ml, अच्छा मैडम सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा होती है, पर आपको ये समझना है कि ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए वी नीड मोर हीमोग्लोबिन, मोर बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसलिए सॉल्युबल गैस कितनी है मुझे बताइए? ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट सॉल्युबल होती है? ओनली 0.3 ml। ठीक है, जबकि बिल्कुल बाकी सारा परसेंटेज किसके साथ बाइंड है? हीमोग्लोबिन के साथ। यहीं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा खासा सॉल्युबल होती है प्लाज्मा में, और मोर एंड मोर फॉर्म, मतलब करीब 7 से 8% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में ही पूरे बॉडी से लंग्स की ओर आता है। सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, एक्चुअली इट इज नॉट शुड बी, एक्चुअली वो तो है ही। तो देयर इज अ मैकेनिज्म जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। या मैं ये कहूं कि पूरे बॉडी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना है, नीड टू बी डिलीवर्ड इनटू द लंग्स इन द प्रॉपर टाइम एंड द प्रॉपर चैनल। If we are not doing so, we'll get poisoning, हमें हाइपोक्सिया हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे, सफोकेशन होने लगेगा और मे बी आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, so there are 3 ways of the transportation of the carbon dioxide. Let's see what it is. देखिए क्या है वो। नंबर 1 मेथड, देखिए कहीं भी किसी भी गैस के ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं, हमेशा जो नंबर 1 फॉर्म आता है वो होता है डिसॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, सो द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द 3 फॉर्म। बच्चों नंबर 1, लुक एट दिस, इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन वगैरह सब पढ़ लिया है। इट इज वन ऑफ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो इन द डिसॉल्व फॉर्म, ठीक है, कैसे इन द डिसॉल्व फॉर्म? वी नीड टू डिसॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड प्लाज्मा, देन इट विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ठीक है, second in the form of bicarbonate, maximum carbon dioxide will transported in this form only। ठीक है,
तो बहुत इवन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म है, इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है। नाउ थर्ड इज कॉम्बिनेशन विद अमाइन ग्रुप ऑफ प्रोटीन। विच अमाइन ग्रुप ऑफ प्रोटीन? हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन के पास अमाइन होता है, as we know that the globin is a protein, isn't it? ग्लोबिन क्या होता है बच्चों? दिमाग में घुसाओ, दिमाग खोल के पढ़ो, क्या पढ़ा रही हूं मैं कि ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ग्लोबिन के पास क्या होगा? अमाइन ग्रुप होगा, क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी बेटा, तो सब चीज पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो प्रोटीन में बहुत सारे अमाइंस ग्रुप होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन अमाइन ग्रुप के साथ कंबाइन करता है, और आपको पता है कि ब्लड यहां से वहां मूव करता है, तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाली चेन के अमाइन ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दो। अब जब टिश्यू से लंग्स की ओर ब्लड जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? अमाइन ग्रुप CO2 को रिलीज कर देगा, बोलेगा जाओ प्रभु अब बाहर निकल जाओ, ठीक है। आई बात समझ में? सो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए तो सबसे पहला फॉर्म मैंने आपको बताया CO2 डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो आपके बॉडी ब्लड में, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक। तो सपोज दैट कि ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, डन, ठीक है। इट इज वेरी बिग टेस्ट ट्यूब, लेट इट बी, ठीक है। तो आप अगर अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन जो कि ब्लड को बहुत तेजी से घुमाती है। अगर तुम्हें भी बहुत तेज घुमाया जाए तो तुम्हारे भी अस्थि पंजर पुर्जे सब अलग हो जाएंगे। मतलब 1 मिनट में अगर तुम्हें 5000 बार घुमा दिया जाए तो तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा। तो ऐसे ही ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करें, इट इज अ मशीन जिसमें आप ब्लड को एक बार में 13,000 14,000 बार घुमाते हैं, तो ब्लड के पुर्जे पुर्जे अलग होते हैं। तो ब्लड के नीचे जो चीज, मतलब टेस्ट ट्यूब में जो चीज नीचे सेटल होती है वो होती है ब्लड सेल। क्या होती है? ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या होती है बेटा? ध्यान से समझे। तो इट इज अ ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या हो सकती है? इट मे बी RBC, WBC, ठीक। सो इट इज द ब्लड सेल्स, ठीक। इट मे बी RBC, WBC और एनीथिंग एज लाइक प्लेटलेट्स। और ऊपर एक आपको ट्रांसपेरेंट पार्ट मिलेगा, एंड दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट बच्चों इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। So this transparent part is called as plasma. I am unable to draw the transparent part because वो आपको दिखेगा नहीं, but suppose that this is the transparent part and this is called as plasma. So we have two parts in the blood, one is the plasma and second is the blood cell. So CO2 dissolve in the plasma, as we know that this is the blood vessel and it is the RBC, ठीक। So 1 RBC and 2 RBC. So our blood vessel have so many RBCs, okay, and this is the light pink area, this is the plasma where the CO2 get dissolved. और ये CO2 आ कहां से रही है बेटा? ये देखो टिश्यू है ना ऊपर और नीचे बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये जो टिश्यू दिख रहा है आपको, यहां से CO2 विल ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। डन 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 डन, कोई बात दिक्कत तो नहीं चल रही? ओके, ठीक है। अब मैडम हमें क्या पढ़ाने वाली हैं? अब मैडम आपको पढ़ाने वाली हैं दूसरा जो फॉर्म है वो है CO3 या बाइकार्बोनेट फॉर्म के में ट्रांसपोर्ट करना। CO2 कहां से आ रही? मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल छोटा थोड़ा सा बता रही हूं, ठीक है, फिर इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। CO2 जो होती है ठीक है, CO2 आई, RBC के अंदर आई, उसके बाद वी हैव वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इन द RBC, इट विल कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल और बनाएगा H2CO3, इट इज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद H2CO3 जो होता है वो टूट जाता है CO3- और H+ में, एंड देन इट विल गोज एट द लेवल ऑफ लंग्स एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द अगेन H2 एंड CO2 एंड देन CO2 विल रिमूव बाय द लंग्स। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसको डिटेल्स में बताऊंगी, इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि RBCs जो होती हैं वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को आपके किसी एक टिश्यू एरिया से लेकर लंग्स की ओर लेके जाती हैं, ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्म इज व्हाट? थर्ड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अमाइन ग्रुप, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट यू शुड नो देयर इज अमाइन ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्लोबिन चेन, देन द कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद दिस अमाइन ग्रुप एंड देन इट विल ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। डन, कोई परेशानी तो नहीं? सो वी हैव 3 फॉर्म्स, dissolved form in the form of bicarbonate and with the combination with the amine group. Done, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? Now next thing अब आपको देखना है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहला जो फॉर्म है वो है इन द डिसॉल्व स्टेट। पहला क्या है? अब डिसॉल्व स्टेट। डिसॉल्व स्टेट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी बिजी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अरे प्रभु, इतने दिन से तो तुम ऑक्सीजन का भी डिसॉल्व स्टेट पढ़ ही रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। बस बात यह है कि प्लाज्मा में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है, इनकी भर भर के सॉल्युबिलिटी है और ये आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं।
पर फिर भी अच्छी सॉल्युबिलिटी होने के बावजूद प्लाज्मा के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहां की ओर? लंग्स की ओर, ठीक। और ऑक्सीजन कितना करते हैं? अराउंड 3%, ओके। सो 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन पर 100 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है ऑक्सीजन का, पर ऑक्सीजन का परसेंटेज एक्चुअली बॉडी में बहुत ज्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में 0.3 ml ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना इज वेरी लेस। जबकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो कम होता है, फिर भी 0.3 ml कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि ये जो डिसॉल्व फॉर्म है, ध्यान से देखिए कि CO2 आया टिश्यू से, ठीक है। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट इज द स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यूज। उसके बाद ये कहाँ गया? आधा फॉर्म ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट हुआ, कुछ जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुए, ठीक है। तो बदले में आपको ब्लड क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, और बदले में आपसे क्या लेगा? CO2। ये CO2 लेकर जाएगा प्लाज्मा कहां पर? लंग्स के लेवल पे, और जाके बोलेगा प्रभु ऐसा है कि ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? लंग्स जो है, लंग्स को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स एक्सेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। बट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट प्यारे बच्चों? इट विल द डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे। सो हाउ मेनी मेथड्स वी हैव, ठीक। नंबर 1 by the plasma, number 2 in the form of bicarbonate ion, and number 3 is the combination with the amine group या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइन मतलब ग्लोबिन का अमाइन, और हीमोग्लोबिन मतलब है किसका पार्ट? हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो थर्ड हुआ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक पार्ट से ले जाकर किसी दूसरे पार्ट मतलब लंग्स के एरिया में डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कोई एक बहुत बड़ा साइंस था नहीं। आज मैंने आपको टाइप्स बताया, पहला टाइप बता दिया है। तो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में लूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाइकार्बोनेट फॉर्म के रूप में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और लेक्चर को ध्यान से देखिए। नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर ये इजीली आपको अवेलेबल है और अच्छे भी हैं, और अगर नहीं मिल पा रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, स्लाइड इज वेल इनफ फॉर द स्टडी, ओके। सो घर पे रहिए, थैंक यू सो। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस चैनल पे आपको हर चैप्टर फ्रीली प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था, पूरा नहीं पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अराउंड 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी। आई होप कि इतनी चीजें आपके दिमाग में घुस गई थी। आपको ये तो पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 3 मेथड से ट्रांसफर हो सकती है। तो पहली मेथड तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थ्रू द प्लाज्मा। सेकेंड मेथड जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो अराउंड 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी आरबी सपोज दैट कि 77% कार्बन डाइऑक्साइड, 77 व्हाई आई एम कॉलिंग दिस 77% क्योंकि बाकी जितना परसेंट है वो ट्रांसपोर्ट होगा इन द बाइंडिंग विद द अमाइन ग्रुप ऑफ द ग्लोबिन चेन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो उसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे, पर सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए कि 77% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से कहाँ आया टिश्यू से आया आपकी आरबीसी के अंदर या कहें ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आया तो ब्लड में प्लाज्मा भी है और क्या है, आरबीसी भी है। तो अराउंड 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है और लंग्स में जाता है और फिर लंग्स उसे रिमूव कर देता है। But 70% majority of the carbon dioxide will transported in the form of bicarbonate form, ठीक है। So let's start। कैसे होता है ये? आपके आरबीसी में होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। अब आपकी आरबीसी में आया कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कंबाइंड। जब ये कंबाइन किए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, विच एंजाइम इज दिस? दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अब क्या हुआ?
ये बना कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में वी मेड व्हाट, वी मेड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बनाया हम लोगों ने बच्चों, हमने बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक। सो व्हाट वी मेड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, सॉरी, सो इट्स माय मिस्टेक कि यहां पर है ये कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक। So this is the carbonic anhydrase enzyme. In the presence of this enzyme, the carbon dioxide will combine with the water and it will convert it into the carbonic acid. But it is a very unstable reaction. It is very unstable reaction. तो immediately the carbonic acid will broken down, टूट जाएगा, और जैसे ही कार्बोनिक एसिड टूटेगा it will convert it into the H plus ion and HCO3 minus ion. अब मेरी बात को ध्यान से समझना. If the H plus ion increases, if the H plus ion increases into the RBC, it will decreases the pH. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. And if the pH is decreases, then what will happen? The hemoglobin will dissociate from the oxygen and the curve will goes to the right. ये पढ़ा हम लोगों ने. देन आप समझना कि ये जो H प्लस आयन है इसको खुला नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही आतंकी है भाई, ध्यान से देखना अपने को. So this H2CO3 will broken down and it will converted into what? It will converted into the, ध्यान से समझे, it will converted into what? It will converted into the bicarbonate, ठीक है. आप समझना है कि H2CO3 will converted into the H plus ion and the bicarbonate ion. आप समझिए इस आरबीसी में आपकी हीमोग्लोबिन कैसे हैं बच्चों, ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है. हीमोग्लोबिन कैसे है, ऑक्सीजनेटेड है. बट अब आपको समझना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज द HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज व्हाट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द HbO2, ठीक है. So the oxyhemoglobin is little bit acidic molecule, little bit acidic molecule. और अगर acidic molecule RBC में चलेगा then the pH will decreases and it will dissociate from the oxygen, ठीक है. So इसकी एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक K+ जोड़ा जाता है. क्यों जोड़ा जाता है K+? K+ जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ताकि इसकी एसिडिटी को हम कम कर सकें. डन. Then what will happen? होगा ये, then the KHB मतलब अभी आपको हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को निकालना है और ये ऑक्सीजन आपका किसके पास चली जाएगी? It will goes to the tissues, ठीक है. Done by the process of diffusion. Done. अब क्या बचा? KHB. अब ओके, ठीक है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिडिक मॉलिक्यूल था, नॉट हीमोग्लोबिन, ये चीज समझना है. अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ आपने क्या जोड़ा है? K+, ताकि उसके एसिडिटी को कम किया जा सके. ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जब आपने तोड़ा तो ऑक्सीजन अलग हो गया, जिसको आपने किसको दे दिया? टिश्यूज को दे दिया. अभी भी KHB बचा हुआ है, अब इसको आप अलग कर सकते हैं क्योंकि अब इससे एसिडिटी बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं. Then the K+ and the hemoglobin is separated. Then what is the role of this hemoglobin? Later we'll know, ठीक है. Then K+ और HB अलग हो गए हैं. अब समझिएगा, we have separate H plus ion, ये याद है आपको, जो कि एसिडिटी बढ़ा रहा था. इसको ऐसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ा देगा और फिर आप जो है बड़े दिक्कत में आ जाएंगे भाई. तो इस H+ को खुला नहीं छोड़ना है, इसको तुरंत ज्वाइन करना है आपको. किसके साथ? इसको आपको जोड़ना है हीमोग्लोबिन के साथ. हीमोग्लोबिन भी फ्री घूम रहा है, H+ भी फ्री घूम रहा है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे चुका है, अब वो फ्री है. अब वो बाइंड करेगा H+ के साथ एंड इट विल मेक द हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है. What the name of this product? It is the hemoglobinic acid, ठीक है. क्या नाम है इसका? इसका नाम है हीमोग्लोबिनिक एसिड. डन. 70% कार्बन डाइऑक्साइड. सब ध्यान से समझेंगे सब लोग, ध्यान से, ठीक है. ध्यान से सब लोग समझे. अब क्या होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एमाइन ग्रुप से भी ट्रांसफर हो सकता है. एमाइन ग्रुप से भी बाइंड होकर, किसके एमाइन ग्रुप से? ग्लोबिन चेन के एमाइन ग्रुप से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है. तो ये HHB ग्रुप में क्या होगा? NH2 ग्रुप. तो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हीमोग्लोबिनिक एसिड या हीमोग्लोबिन के एमाइन ग्रुप से भी बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है. हाँ मैडम, इतनी बात समझ में आ गई आपको. अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है. आपके ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारा NaCl होता है, भर के NaCl होता है भाई. तो नमक टूटेगा तो क्या बनेगा? Na+ और Cl- बनेगा. Na+ और Cl-. अब ये K+ जो है ये फ्रीली घूम रहा है, तो जो Cl आपने तोड़ा है उसको कहां भेज दीजिए आप?
आप आरबीसी के अंदर भेज दीजिए। तो KCl इज अ बफर जो कि आपकी आरबीसी की एसिडिटी को मेंटेन करेगा। अब Cl गया कहां पर, K+ के पास गया, K+ के पास बन गया तो KCl बन गया। अब ये बफर है, अब कोई कुछ भी कर ले यहां की एसिडिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज वी हैव अ बफर ऑन टू द आरबीसी। डन। अब समझना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जो मैं कह रही हूं। अब क्या बचा है आपके पास बचा है Na+। अब ये जो HCO3- आपने लाए तोड़ा है, इसको आप बाहर लेके आइए एंड इट विल ज्वाइन विद द Na+। देन व्हाट इट विल मेक द सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इट विल मेक, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इसी के रूप में ब्लड के माध्यम से द सोडियम बाइकार्बोनेट विल गोज टू द लेवल ऑफ लंग्स एंड देन ये प्रोसेस क्या होगी आगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो 100% कार्बन डाइऑक्साइड में 7% कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, डिसॉल्व फॉर्म में। उसमें 70% किसके फॉर्म में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। और 23% किससे हो रही है, हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप से ज्वाइन होकर। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। CO2 H2O के साथ बाइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड इट विल मेक द कार्बोनिक एसिड। द कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, इट विल ब्रोकन डाउन इनटू द H+ एंड HCO3-। नाउ अब समझना है द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में है एंड ऑक्सीजन उसे टिश्यूज को देना है, देन व्हाट विल डू, द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि K+ के साथ बाइंड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक एसिडिक मॉलिक्यूल, एसिडिटी बढ़ा देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसको हमेशा K+ के साथ आप बाइंड करके रखते हैं। अब इसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास चली जाएगी, अब ये एसिडिक नहीं है। KHB को आप तोड़िए तो K+ और HB फिर अलग हो गया। KHB को जब आपने तोड़ा तो HB अलग है। अब जो फ्री H+ आयन जो एसिडिटी बढ़ा रहा था उसको हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ दीजिए। डन। K+ अभी भी खाली है, ठीक, उसका क्या करेंगे बाद में बताऊंगी। 23% अब आपके पास हीमोग्लोबिन HHB विच इज द हीमोग्लोबिनिक एसिड। ओके, सो इस H+ को फ्री नहीं घूमने देना है, ठीक है। अगर H+ घूमा फ्री तो एसिडिटी विल इंक्रीजेस, ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा आपको, एसिडोसिस हो जाएगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। सो HHB जो है वो किसके साथ, 23% कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होगी, इन द विद द अमाइन ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन, अमाइन ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गई। अब उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अब क्या हुआ कि प्लाज्मा में भर भर के NaCl है तो NaCl टूटा तो Na+ और Cl- बना। Cl- जो है अंदर चला गया आरबीसी के साथ जो है K+ घूम रहा है इधर उधर, जो है मस्ती कर रहा है, उसको जोड़ देना है Cl के साथ ताकि KCl बन सके विच इज अ बफर, ताकि pH बैलेंस रहे। अब आपके पास Na+ बचा तो आप बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल के लाइए और बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप क्लोरीन को अंदर लेके जा रहे हैं, क्लोराइड को अंदर लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि यहां पर pH का बैलेंस बना रहे, ताकि K+ के साथ Cl बाइंड हो सके और KCl बन सके विच इज अ टाइप ऑफ बफर टू द मेंटेनेंस ऑफ द pH। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब समझना, दिस मेथड इज कॉल्ड एज chloride shift. What it is called as, बच्चों? It is called as chloride shift. So, for the maintenance of the pH, we have to move the chloride ion from the plasma to the RBC. तो ये क्या हो गया, chloride shift, ठीक है। Now, अब देखिए ध्यान से जो मैं बता रही हूं आपको, ओके। अब क्या हुआ, ठीक है, अब हम लोग क्या किए, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अपन लोग इसको पूरा घुमाते रहे और अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, अब हम लोग पहुंच गए हैं पल्मोनरी या लंग्स के पास। कहां पहुंच गए हम लोग, लंग्स के पास पहुंच गए हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। अब क्या होगा, हम लोग किस फॉर्म में लेके आए हैं, NaHCO3, ठीक। अब आपको क्या करना है बच्चों, NaHCO3- को तोड़ना है, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। जब आप NaHCO3 को तोड़ेंगे तो Na+ और HCO3- बनेगा, ये देखो। अब ये HCO3- अंदर जाएगा, ठीक है। जब ये HCO3- अंदर जाएगा तो बदले में बाहर क्या आएगा, क्लोराइड आयन, ताकि नेगेटिव आयन जो है वो जो है बैलेंस होता रहे, ठीक। अब क्लोराइड आयन बाहर आया तो Na के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na के साथ Cl जुड़ जाएगा और अगेन इट विल मेक द NaCl, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आप उसे कहां लेके गए, इन द एट द एरिया ऑफ द एल्वियस।
वहां पर गए, एल्विलाई के पास लेके गए तो NaSCO3 टूटा। जब NaSCO3 टूटा, सपोज दैट दिस इज द एल्विलाई, ठीक। अब यहां पर आपका क्या है, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपकी क्या है, आरबीसी। सपोज दैट दिस इज माय आरबीसी। आई नो दिस इज बिग बट व्हाट वी कैन डू, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया है आपने भैया, आप लेके आए हैं NaHCO3, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक, सबको दिख रहा है। सो NaHCO3, ठीक है, ये लिया, किस में टूटा, Na प्लस HCO3 माइनस, ठीक। Na प्लस HCO3 माइनस को क्या करिए, अंदर लेके आइए, ले आए हम लोग HCO3 माइनस को अंदर, ये आ गया। यहां पर बदले में क्या लेके आना है आपको, यहां से Cl माइनस, ठीक है। तो Na बचा हुआ है तो Na के साथ Cl जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, इट विल मेक द NaCl, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ओके, ध्यान समझिए। वी हैव, ठीक है, वी हैव HB, हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसको तोड़िए आप, ठीक। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, HB। इसको H प्लस को खुला छोड़ सकते हैं, ये खुला सांड है भाई, ये दिक्कत करेगा, इसको खुला नहीं छोड़ना है। देन व्हाट वी विल डू, विल डू HCO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन, व्हाट इट विल मेक, इट विल मेक द H2CO3। अब H2CO3 को जोड़िए, ध्यान से समझिए, H2CO3 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, H2CO3 को जोड़ेंगे तो आप बनेंगे H2O और CO2, then CO2, ठीक। then this CO2 will goes to the alveoli, ठीक, it will goes to the alveoli। अब H2O बचा, अब ये काहे के लिए तैयार है, अगेन CO2 को लेने के लिए। मेरी बात आप समझे मैं क्या कह रही हूं। तो जब HCO3 माइनस आपके आरबीसी में आता है, आप H प्लस आयन हीमोग्लोबिनिक एसिड से अलग करते हैं तो फिर अगेन ये जो है तो HCO3 माइनस के साथ जुड़ जाता है और फिर से वही जो प्रोसेस है जैसे पहले था वैसे ही आखिरी में होता है। H2CO3 will broken down and it will converted into the CO2 and H2O. The CO2 will goes to the alveoli and H2O will remains into the RBC to again get the CO2, ताकि फिर से हम आगे CO2 को मूव करते रहें, ठीक। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो प्रोसेस आप टिश्यू के पास कर रहे थे सेम वैसा ही रिवर्ट करना है आपको एल्वियस के पास, ठीक है। आई बात समझ में, इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, ये वही चीज है जो इधर लिखी हुई है, कोई भी बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए यहां समझा भी देती हूं मैं। तो जब आप NaHCO3 को तोड़ेंगे तो Na प्लस और HCO3 माइनस अलग हो जाएगा। HCO3 को कहां लेके जाओ, फिर से आरबीसी में, आरबीसी से ले आ लियो प्लाज्मा में, पर फिर से आरबीसी में भेजो। अब आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट है, आरबीसी के पास प्रेजेंट है दिस HHB, दिस इज द हीमोग्लोबिनिक एसिड। HHB से H और HB को अलग करिए। अब H प्लस को फ्री तो छोड़ नहीं सकते, देन H प्लस कंबाइन विद द HCO3 माइनस जो कि प्लाज्मा से आया हुआ है, ठीक। क्या बन जाएगा, H2CO3। फिर H2CO3 को तोड़िए, H2 और CO2 को अलग करिए, CO2 को एल्वियस को दे दीजिए। अब जब आपने HCO3 माइनस को अंदर भेजा था तो अंदर के आपके पास क्लोराइड है, KCl है, KCl टूटेगा तो क्लोराइड बाहर आएगा। अब फिर जो सोडियम इधर उधर फ्रीली घूम रहा था, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप पे लाए थे आप, सोडियम जो फ्री घूम रहा है उसको फिर से Cl के साथ बाइंड कर दीजिए, ठीक। तो ये प्रोसेस जो है जो आपने इसके पहले पढ़ी, इट इज अ रिवर्जन, ठीक है, बिल्कुल रिवर्जन है। जो प्रोसेस आपने यहां पढ़ी उसी का रिवर्ट आप करेंगे कहां पर, एल्वियस के पास या लंग्स के पास, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस को आप उल्टा कर दीजिएगा तो ये कहां हो जाएगी, लंग्स के पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। So this is the transportation of the carbon dioxide in the form of bicarbonate ion. इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था, it is the easy process, ठीक है। अगर किसी को वहां पर कंफ्यूजन है कि वो लंग्स के पास जाकर कैसे तोड़ता है तो वो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। बस अगर आपको ये समझ में आए तो उसको रिवर्ट कर देना है आपको कहां पर, लंग्स के पास, ठीक, ओके, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जो आपको पढ़नी है वो क्या है मैं आपको बताती हूं, ठीक है। देखिए क्या है वो, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कि वी हैव अमाइन ग्रुप इन द हीमोग्लोबिन, एक्चुअली नॉट इन द हीम, एक्चुअली इन द ग्लोबिन चेन, ठीक है।
तो एमाइन ग्रुप होता है। अब एमाइन ग्रुप जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, एमाइन ग्रुप जो है किसके साथ बाइंड करेगा, टिश्यूज के साथ। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट कंबाइंड विद द एमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, 23%। ठीक, CO2 आया टिश्यूज से और उसके बाद जो है देखिए किस में कन्वर्ट हो गए, हीमोग्लोबिन NHCOOH। अब क्या होगा ध्यान से समझिए, इधर देखिए। ओके, जब आप इसको अलग करेंगे, ठीक है, आप सेम फॉर्म से आप लेके जाइए इसको, ब्लड के फॉर्म में कहाँ लेके जाइए, आपके लंग्स के पास। लंग्स के पास आप जब लेके जाएंगे तो होगा ये कि अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू, ठीक है, ध्यान समझिए। जब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेम चीज लिखी हुई है कि जब हम लोग इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, लंग्स के पास, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द अगेन HbNH2, again it will convert it into the HbNH2 and CO2 will remove and this CO2 will goes into the lungs। मैडम जब करना वही है वहां जाके, तो हम लोगों ने इसके साथ कंबाइन क्यों किया, क्योंकि अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इसको भेजना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो CO2 टिश्यूज में ट्रैप रहेगी और आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा हमें कंबाइन फॉर्म में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा कि हीमोग्लोबिन के अमाइन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो इट विल मेक द HbNHCOOH। ठीक है, जब आप लंग्स के पास गए तो फिर से यही बन गया, क्या बन गया, HbNH2 और CO2 अलग हो गया, CO2 जाके लंग्स में भर दिया, लंग्स से वो बॉडी के बाहर चला गया। ठीक है, तो कायदे से हम CO2 को खाली ऐसे वैसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, पर बेटा इनका जो होता है प्रेशर कम हो जाता है, और अगर प्रेशर कम हो गया तो फिर आप इतनी इफेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज सम कॉन्जुगेट। ठीक, हमेशा हम बाइंड स्टेट पे ही चीजों को बाहर करते हैं। सो इन दिस द कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली रिएक्ट विद द अमाइन ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक, it will make the carbaminohemoglobin. So this is the carbaminohemoglobin. This is the carbaminohemoglobin. Okay. This combination of carbon dioxide with the hemoglobin is the reversible reaction. Only 23% of carbon dioxide will transported through this method. ठीक, तो जैसा ये हुआ वैसा ही बाइकार्बोनेट वाला होता। आपने देखा कि इस फॉर्म में आप लेके गए, पर अल्टीमेटली आपने किया यही जहां से आपने शुरू किया था, सेम विद द बाइकार्बोनेट। ठीक, तो जहां से आप शुरू करते हैं वैसे ही आप खत्म भी करते हैं। ओके, क्यों किया, ताकि बाइंड स्टेट से इफेक्टिवली जो आपकी गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। वी स्टडीड अबाउट 3 मेथड्स, dissolved form, bicarbonate form or carbaminohemoglobin. I know that you have some problem, you maybe have some problem in the bicarbonate form. In the next class जब मैं शुरू करूंगी तो एक बार आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, so see you in the next class. If you want, आपको चाहिए कि आपके पास नोट्स हो तो they are available in the site of the Magnet Brains. You can easily go through it. Okay, so thank you and thank you so much and stay tuned. घर पे रहिए और सेफ रहिए। Thank you so much. Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो लिटिल बिट डिफिकल्ट थी, बट नॉट सो इम्पॉसिबल, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस फॉर्म में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिस मैकेनिज्म से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लंग्स में जाकर उसी को रिवर्ट कर देना है। ठीक है, सीधी सी बात, जैसा आप शुरू करते हैं वैसे ही आप खत्म करते हैं। तो मैडम उस स्टेट पे हम ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड को लास्ट में तोड़ के वैसा ही निकालना है जैसा आपने ज्वाइन किया था, तो आपने ज्वाइन ही क्यों किया, क्योंकि कंबाइंड स्टेट पर इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्विलाइज ऑफ द लंग्स, वैसे मैंने ये पढ़ा दिया है पर एक बार और देख लीजिए। When the deoxygenated blood reaches the alveoli of the lung, ठीक है, it contains carbon dioxide as dissolved form in the plasma as carbaminohemoglobin and the bicarbonate ion। तो जब deoxygenated जो ब्लड होता है वो एल्विलाइज के पास पहुंचता है तो वो 3 फॉर्म में होता है, कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और डिसॉल्व फॉर्म में। In the pulmonary capillaries, the carbon dioxide dissolve in the plasma and diffuses into the alveoli। ठीक है, सीधी बात है। तो जो डिसॉल्व फॉर्म में है वो सीधा डिफ्यूजन से चला जाएगा लंग्स में। कार्बामाइनो वाला किस में होगा, कार्बामाइनो का मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको कि कार्बामाइनो, दिस इज द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, देन द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड it will converted into the this HbNH2 and CO2, then CO2 will goes to the alveoli and then it will converted to the, then it will goes to the alveoli and it will removed by the body। Now for the release of carbon dioxide from the bicarbonate, ठीक है, अगर हम बाइकार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा,
When the hemoglobin in the pulmonary blood takes up the oxygen, the H is released from it, H plus, then the Cl. पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई है, ठीक है, डायग्राम से समझिए। जब आप पल्मोनरी कैपिलरीज के पास पहुंचते हैं, ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस, मैं ऑलरेडी एक बार समझा चुकी हूं, फिर से देख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द एल्वियोलाई, दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्वियोलाई, डन। अब आपके ब्लड में, ध्यान से समझेंगे सब लोग, अब आपके ब्लड में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए इधर, ये देखिए, ओके, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब लोग कि ये आपकी क्या है, आरबीसी, ठीक, एल्वियोलाई है। कैसे CO2 को एल्वियोलाई में भेजना है, ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ कि आपके प्लाज्मा में क्या है, NaHCO3 माइनस, ठीक है। अब जब आप एल्वियोलाइज के पहुंचे ट्रांसपोर्टेशन के बाद, देन NaHCO3 will dissociate and it will convert it to the Na plus and HCO3 minus. Then HCO3 will goes to the RBC. Then what will happen? जब HCO3 minus आपकी RBC में जाएगा, ठीक, तो आपकी आरबीसी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है बच्चों, ध्यान से बताइए मुझे, आपकी आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिनिक एसिड। इट विल डिसोसिएट H प्लस और HB, ये देखिए अलग हो गए, देन इट विल कंबाइन विद दिस H प्लस, ठीक, देन व्हाट इट विल मेक, H2CO3। अब H2CO3 टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, देन H2CO3 क्या होगा, टूटेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक। Then H2CO3 will broke it down and it will convert it into the CO2 and H2O. Done. Then this CO2 will goes to the alveoli. कहाँ चला जाएगा, alveoli में। अब बदले में alveoli से क्या मिल रहा है बच्चों, बदले में alveoli से हमको मिल रहा है ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। अब ये हीमोग्लोबिन फ्री है ना, अब हीमोग्लोबिन के साथ आप इसे कंबाइन करके फिर से HbO2 बना सकते हैं। So this is the method where the bicarbonate, in the form of bicarbonate, the carbon dioxide will goes to the alveoli and by the इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भी अंदर आता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जो मैंने उधर बनाया वही मैंने इधर बनाया है, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द HCO3 माइनस, ठीक, दिस इज द HCO3 माइनस, ओके, कोई परेशानी तो नहीं है, ये H प्लस यहां से आया है, ओके, तो टेंशन मत लीजिए। आपके पास KCl भी है, अब यहाँ पे Na प्लस जो है वो बचा हुआ है, तो वी हैव ऑलरेडी KCl इन द RBC ना, वी हैव टू सेपरेट द K प्लस और Cl माइनस, देन व्हाट विल डू, विल कंबाइन दिस Cl, देन Cl गोज आउट, ठीक, तो देन इट विल अगेन कम एंड इट विल अगेन मेक द NaCl। सेम प्रोसेस से आपने शुरू किया था और सेम ही प्रोसेस पे आपने खत्म किया। ध्यान से इन रिएक्शंस को देखिए, समझिए और फिर बताना मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग अब आपको जो देखनी है वो क्या है, ठीक है, इट इज द हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन द बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि if the level of carbon dioxide increases, then the hemoglobin will dissociate the oxygen and the curve shifted towards the right. Now let's talk about what is the Haldane effect, ठीक है। सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि Haldane effect क्या है। The Haldane effect is the increases CO2 uptake because of the removal of O2 from the hemoglobin. Now let's compare the Bohr and Haldane effect. Bohr effect में हम लोगों ने क्या सीखा था, बोहर इफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि CO2 का इफेक्ट ऑन टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट की ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इफेक्ट इनटू द CO2, दोनों उल्टा हैं, ठीक है। तो जब CO2 बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देती है, टन। जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देती है और कर्व जो होता है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज द बोहर इफेक्ट, दिस इज व्हाट, बोहर इफेक्ट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, देन it will or already ready for the attachment of the CO2. So Haldane effect is the increases CO2 uptake because of the removal of the hemoglobin from the oxygen. तो CO2 आप ले ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। बोहर क्या बताता है कि CO2 बढ़ रहा है इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। हेल्डेन बता रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया इसलिए CO2 को उसके साथ बाइंड होना है, ठीक है। नाउ देखिए क्या है,
सो द हेल्डेन इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोमोटिंग CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जबकि बोहर जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, किस पर रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग। ये किस पर मेथड डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द CO2 ट्रांसपोर्ट, ओके। द हेल्डेन इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द सिंपल फैक्ट दैट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ K प्लस के साथ क्यों बाइंड करवाते हैं, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए हमेशा उसको K प्लस के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। दिस इन टर्न डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू 2 ways, ठीक है। सो CO2 को कैसे ब्लड से एल्विलाइज में लाते हैं, इसके 2 मेथड है। देखिए नंबर 1, ठीक, ड्यू टू द इंक्रीज एसिडिटी द हीमोग्लोबिन लॉसेस इज कैपेसिटी टू कंबाइन विद CO2, ठीक। Hence all the carbamino hemoglobin dissociate and release its CO2, ओके। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग लंग्स के पास जाते हैं, ठीक, लंग्स के पास जाते हैं, then what will do, ध्यान समझिए, what will do, ठीक। हम लोग करते क्या है कि लंग्स से हमने क्या ले लिया है, ध्यान समझिए, जब हम लोग लंग्स के पास जाते हैं तो what we have hemoglobinic acid done। अब लंग्स से आपने अभी हीमोग्लोबिनिक एसिड को आपने अलग किया तो क्या बन गया, H प्लस और HB बन गया, डन, HB नॉट माइनस, ठीक, HB बन गया, डन। अब होता क्या है कि लंग्स से आपने क्या ले ली, सपोज दैट दिस इज द लंग्स, ओके। तो लंग्स से आपने क्या ली है, लंग्स से हमने ऑक्सीजन ली है, ले ली ऑक्सीजन। अब अगर आपने ऑक्सीजन ली तो देन द HB विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड इट विल मेक द HbO2, ठीक है, ओके, डन। अभी आपका जो HbO2 हीमोग्लोबिनिक एसिड है उसके साथ क्या कंबाइन हुआ था, ध्यान समझिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिनिक एसिड है। अब समझिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आपने बना लिया है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब जब जैसे ही ये बना ना है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी देन द H2CO3 will broken down and it will converted into the H2O and CO2, then CO2 will goes to the lungs by the form of bicarbonate ion, done। आई बात समझ में, ध्यान समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। इधर देखिए, ये वाली स्लाइड देखिएगा, ध्यान समझेंगे आप लोग, ओके, आपको और ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ये वाली स्लाइड तो जब आप लंग्स से क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, सपोज दैट कि मैं लंग्स से क्या ले ली हूँ, ऑक्सीजन, ये वाली स्लाइड से आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके, ऑक्सीजन ले लिया। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डन। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वैसे ही आरबीसी की जो एसिडिटी है वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज, और जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी वैसे ही H2CO3 जो है वो टूट जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द CO2 एंड H2O, देन द CO2 विल गोज टू द एल्विलाई। मेरी बात समझे आप, तो पूरी कहानी क्या है, इट विल इंक्रीजेस द एसिडिटी, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्या करता है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है किसको, आरबीसी को। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन देता है किसको, आरबीसी को। आरबीसी को देने के बाद इट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, ये एक एसिडिटी वाला मॉलिक्यूल है, एसिडिटी बढ़ा देता है। तो जैसी एसिडिटी बढ़ेगी वैसे ही then the H2CO3 which is the carbonic acid will broken down and it will converted into the H2O and CO2 will goes to the alveoli, done। Now next point देखिए, secondly the highly acidic oxy molecule releases excess amount of H plus ion which bind with the bicarbonate ion, forms the carbonic acid, later soon it dissociate into the H2 and CO2, then the CO2 will diffuses to the alveoli। समझाया मैंने आपको, पहले हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में था, HHB, डन 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 डन। जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपका pH गिरने लगा, एसिडिटी बढ़ने लगी। जैसे ही ये हुआ वैसे ही आपका H2CO3 टूट गया, किसमें टूट गया, H2O और CO2 में, डन। कोई दिक्कत परेशानी, तो एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से ही कार्बोनिक एसिड टूटता है। अगर आपका फ्री H प्लस आयन नहीं होता, अब इसको फ्री क्यों किया, क्योंकि अब इसको ऑक्सीजन से बाइंड करना है, इसको फ्री करना जरूरी है। जैसे ही तुमने हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड किया तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि खुद एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, और H प्लस फ्री हो गए, फिर और एसिडिटी बढ़ गई। इतनी एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, इसलिए हमें तुरंत से क्या करना होता है, H2CO3 को तोड़ देना पड़ता है और H2CO3 को तोड़कर तुरंत CO2 को बाहर करना पड़ता है। दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट, दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, thus in the lungs the Haldane effect increases the release of CO2 because of the O2 uptake। मेरी बात समझे आप, कि जब आप लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं
तो हीमोग्लोबिनिक एसिड जो कि H+ से बाइंड है, वो हीमोग्लोबिन को H+ को छोड़ना पड़ता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। अब H+ एसिडिटी को बढ़ाने लगता है आरबीसी में, डन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन खुद एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, इससे भी एसिडिटी बढ़ रही है। अब एसिडिटी बढ़ेगी तो तुरंत आपको जो है कौन सा मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 को तोड़ना पड़ेगा और तुरंत CO2 को एल्विलाइज को भेजना पड़ेगा और आपकी एसिडिटी फिर से बैलेंस हो जाएगी, डन। कोई दिक्कत? द हेल्डेन इफेक्ट इज इंक्रीजेस CO2 अपटेक बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ O2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आई बात? तो हेल्डेन इफेक्ट जो होता है वो क्या कर रहा है? हेल्डेन इफेक्ट एल्विलाइज में CO2 का अपटेक बढ़ा रहा है क्योंकि लंग्स ने O2 किसको दे दिया है? आरबीसी को, डन। सो दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ CO2, बट द बोहर इफेक्ट इज द रिमूवल ऑफ O2 विद होम? हीमोग्लोबिन। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात करेंगे? हेल्डेन इफेक्ट के बारे में। कैसे CO2 लंग्स तक जाती है? हेल्डेन इफेक्ट। पर कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देती है? इट इज द बोहर इफेक्ट। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ रहे हैं हीमोग्लोबिन पर तो क्या है? बोहर इफेक्ट। जब हम लोग CO2 का इफेक्ट पड़ रहे हैं तो इट इज द हेल्डेन इफेक्ट। ये चीज आपको याद रखना है, डन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्डेन इफेक्ट एंड द transportation of the carbon dioxide at the level of lungs. ठीक, so see you in the next class. In the next class I will tell you the control of the respiration or the breathing. ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई होप कि वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 वेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। Number 1 method is what? Number 1 method is in the dissolved form. Number 2 method is in the form of bicarbonate ion, and number 3 method is what? It is in the form of carbaminohemoglobin. I hope कि वो तीनों methods आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तब क्या होगा, आपको वापस से वो वीडियो बार बार देखते रहिए। धीरे धीरे चीजें जो है वो अपने आप याद हो जाएंगी। कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है जिसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आपको फील नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे लिखी हुई स्लाइड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है पहले ये समझिए। स्लाइड को क्यों लगाया गया है? जब कभी आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं देन यू हैव टू रिड्यूस योर ब्रीथ, आपको कम करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे अगर आप सांस लेते रहे तो आपकी बॉडी थक जाएगी और एक समय के बाद आप उतनी स्पीड और एफिशिएंसी से सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जहां पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? कि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। सपोज दैट कि मैं अगर नॉर्मली खड़ी हूं तो मैं कैसे ब्रीथ करूंगी? आई एम ब्रीदिंग लाइक। पर अगर मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही हूं तो मेरा ब्रीथ कैसा होगा? ठीक, बहुत तेजी से। तो हु विल टेल अस कि अब तुम्हें ज्यादा तेजी से सांस लेना है, अब तुम्हें धीमे सांस लेना है, अब तुम्हें एकदम धीमे कर देना है? ये सब जो कंट्रोल होते हैं ब्रीदिंग के, ये कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन, सम केमिकल एंड सम रिसेप्टर्स। आज आपको यही पढ़ाया जाएगा कि आपके पास ऐसा कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि अब आपको मॉडरेट सांस लेनी है, अब आपको तेजी से सांस लेनी है, या अब आपको सांस नहीं लेनी और अब आप मर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो रेगुलेशन है ये आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में किस प्रकार की डिमांड चल रही है। चलिए, इसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन वी हैव। We have 2 types of control of respiration. Number 1 is the neural control and number 2 is the chemical control. Getting my point? कि आपके पास एक न्यूरल कंट्रोल है और एक है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल किससे कंट्रोल हो रहा है? नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो अगर आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, आप समझिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वी हैव
इन द बॉडी विच कंट्रोल द ब्रीदिंग। अब ये जानना बहुत जरूरी है, हमें ये समझ में आ गया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप के न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। पहला होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल आर दोज टाइप ऑफ कंट्रोल जो कि रेस्पिरेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज द केमिकल कंट्रोल? द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल बाय द सर्टेन केमिकल इज कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स फोकस ऑन द न्यूरल कंट्रोल की ये क्या होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं। आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, उसमें जब आपको कोई परेशानी नहीं हुई बेटा, तो इसमें जो है ये बिल्कुल थोड़ी मोड़ी जो है चींटी के बराबर चीज से आपको कोई परेशानी होगी भी नहीं। आपने हाथी पढ़ लिया है, चींटी बाकी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द न्यूरॉन्स वी हैव इन द बॉडी विच कंट्रोल द ब्रीदिंग? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ एरियाज बताती हूं आपके ब्रेन में, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले दिस इज द सेरिब्रम। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है वो 10th क्लास का वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। ठीक है, कोई शर्म नहीं है भाई, ज्ञान जो है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सो दिस इज द सेरिब्रम। ओके, सो दिस इज द सेरिब्रम, इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ओके, सो दिस इज योर सेरिब्रम। ओके, तो सेरिब्रम के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे आप कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इजंट इट? ठीक है, आप देखिए वीडियो। ओके, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। डन? ओके, और जब आप फोर ब्रेन के बीच में आते हैं तो ये क्या होता है? दिस इज द मिड ब्रेन। ये कौन सा ब्रेन है? दिस इज द मिड ब्रेन। मैं बिल्कुल 10th क्लास की चीजें बता रही हूं। And if we came into this part, this is called as hind brain, hind brain, जो मन करे वो बोलो। ठीक है, so we have 3 parts in the brain, forebrain, midbrain and hindbrain. This is the cerebrum which is the part of the forebrain. forebrain के बाद कौन सा पार्ट आया? forebrain के बाद पार्ट आया midbrain, और midbrain के बाद कौन सा पार्ट आया बच्चों? hindbrain आया। अभी फोकस वाला पॉइंट जो है वो क्या है हमारा? hindbrain। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए देखें hindbrain क्या है। हिंड ब्रेन के अंदर जो है बेसिकली 3 चीजें होती हैं, वो होती है डायेनसेफलन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। डायेनसेफलन सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो होता है इसको अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी अपने को मतलब किससे? पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से। सो अब आपको समझना है, दिस इज द एरिया ऑफ द पोन्स। ठीक है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द पोन्स। ओके, ठीक, सो दिस इज योर मिड ब्रेन and this is your hind brain, and the first part of the hind brain is the pons या pons varoli, इसको आप कहते हैं। ठीक है, अभी आप नर्वस सिस्टम में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी। so this area is called as pons varoli which connect the mid brain to the hind brain, या it will connect the mid brain to the medulla oblongata. It is the connecting part of the brain which connect the mid brain to the hind brain. इतनी बात हमको समझ में आई। So how many part of the hind brain we have? We have cerebellum, we have pons varoli and we have medulla oblongata. Breathing control करना है तो कितने पार्ट चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2। नंबर 1 इज द pons, जो कि सबसे पहले और सबसे पहला पार्ट है हिंड ब्रेन का। ये कनेक्ट करता है मिड ब्रेन और आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को। डन? पॉन्स वेरोलाई के पास 2 सेंटर होते हैं, जो येलो येलो सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कहते हैं। These centers are responsible for your inhalation and exhalation. इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये डायग्राम मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप एरिया समझ सकें कि आपके नर्वस सिस्टम में कौन सा एरिया जो है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। नंबर 1 इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड नंबर 2 इज द पॉन्स वेरोलाई, दैट इज इट। ठीक है, तो आप देखिए हार्ट का भी कनेक्शन इससे ही कहीं है और कहीं ना कहीं जो है लंग्स का भी कनेक्शन इससे ही है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटर के बारे में। कौन कौन से सेंटर हम लोगों के पास हैं, आ जाइए देखें। ठीक है, डायग्राम देखेंगे सब लोग। ओके, ठीक, ये वाला डायग्राम अपन ने कर लिया है। अब देखिएगा, इस डायग्राम को सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी न्यूरॉन्स ग्रुप वी हैव विच कंट्रोल द ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द सेरिब्रम। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया। सो दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, दिस इज द मेड्यूला, एंड उसके ऊपर क्या होता है? पॉन्स। ये किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का, मैंने अभी आपको बताया।
अब इसका मैग्नीफाइड वर्जन जो है वो ये है, बिल्कुल ध्यान से अपनी जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, आप किसी में भी देख रहे हैं वीडियो, जूम कर लीजिए थोड़ा सा। ये जो एरिया है दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ दिस, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स। आ जाइए ध्यान से समझें। सो अब पॉन्स के पास ध्यान से समझें, पॉन्स के पास जो होते हैं वो बिल्कुल देखिए, ये देखिए दिस इज द एरिया ऑफ द पॉन्स वेरुलाई, ठीक, ये देखिए पॉन्स लेबल भी किया गया है। ओके, नाउ अब इसके पास कौन कौन से सेंटर हैं? पहला इसके पास कौन सा सेंटर है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर, क्या काम करेगा बता रही हूं। दूसरा इसके पास कौन सा सेंटर है? इसके पास है एपन्यूएस्टिक सेंटर, ये क्या करेगा मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद इसके पास है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्या करेगा मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद इसके पास है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डन। दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो भी सिग्नल यहां से आ रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? वो जा रहे हैं आपके फेफड़ों के पास, ताकि वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सके। एंड इट इज द एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करती हैं। सो हाउ मेनी नर्व्स ग्रुप वी हैव विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, or how many center we have in the pons which control the respiration, or how many center we have in the hindbrain which control the respiration? Number one is the ventral respiratory group, done. Second is the dorsal respiratory group, and third is the pneumotaxic center, and fourth one is the apnoeustic center. अब इसकी पोजीशन क्या है, कैसी है, वो मैं अब आपको बता रही हूं। यहां पर हमने सीखा कि these are the number और group of the neurons which control the breathing। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, क्या करता है, ठीक है। देखिए द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले डॉर्सल का मतलब समझिए कि क्या होता है। ओके, सो द डॉर्सल ग्रुप, ओके, सो द डॉर्सल ग्रुप, ओके, नाउ द डॉर्सल ग्रुप का मतलब है पीछे। ओके, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं डॉर्सल, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीछे। ओके, देखिए द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होता है ये, डन। ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? गर्दन के पीछे आप 3 उंगलियां लगाइए, आपको कुछ फील होता है? This area is called as medulla oblongata. This area is called as medulla oblongata. उसमें प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ नर्व्स। ओके, why it is called as dorsal? क्योंकि ये पीछे प्रेजेंट होते हैं। किसके पीछे प्रेजेंट होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होते हैं, डन। ओके, नाउ ये करते क्या है? नॉर्मली जब भी आप सांस ले रहे हैं, जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो जब कभी आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। सपोज दैट आई एम स्टैंडिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो आप क्या करोगे बच्चों? कि आप जोर जोर से सांस लेके जो है तो इतने जोर जोर से सांस लोगे कि फेफड़े फाड़ दोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नॉर्मली जब हम कोई चीज सुन रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम करते इट इज लाइक, ठीक, ज्यादा से ज्यादा इतनी तेज सांस लेते हो, इससे ज्यादा तो नहीं लेते रहते हो कि कंटिन्यूअसली हाँफते रहते हो। और अगर हाँफ रहे हो तो डॉक्टर को दिखाओ भाई, ठीक है। सो नॉर्मली जब हम अपनी बॉडी में नॉर्मल सांस ले रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, नॉर्मली सांस लिए जा रहे हैं, तब आपको पता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ नर्व एक्टिव है? डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व। Where the dorsal group of nerve will present? It will present behind the medulla oblongata. Done? कोई दिक्कत परेशानी? That is why it is called as dorsal group of nerve. What it control? It is controlled, it control the normal respiratory rhythm. Normal सांस लेना और normal सांस छोड़ना. Now, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो लोग भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो अपने दिमाग में ये चीज सोचेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ने को ये कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली ये किसको मैसेज भेज रहा है? ये मैसेज भेज रहा है इंस्पायरेटरी मसल और EICM को। ओके, नाउ मैंने आपको जब पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको EICM के बारे में पढ़ाया था। इट इज लाइक दैट, द अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस, आपको याद है? ठीक, तो जब मैंने आपको EICM के बारे में पढ़ाया था, तो EICM क्या करता है बेटा? EICM करता है इंस्पिरेशन। क्या करता है? इंस्पिरेशन, मतलब सांस लेता है। तो मैडम आपने तो हमको ये बोला कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये नॉर्मल रिदम को कंट्रोल करता है, सांस लेना और सांस छोड़ना।
बेटा इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, छाती को बाहर निकलना है, डायफ्राम को फ्लैट होना है, कैविटी को बढ़ना है अंदर की और सांस को अंदर आ जाना। ये पढ़ा अपन ने, पर मैंने आपको एक्सपायरेशन का कोई मैकेनिज्म बताया क्या? बस नॉर्मल सारी पोजीशन एक जगह पर आ जाती हैं। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अगर इंस्पिरेशन हो रहा है तो एक्सपिरेशन होगा। अगर इंस्पिरेशन हो गया और एक्सपिरेशन नहीं हुआ इसका मतलब तुम मर चुके हो। तो एक्सपिरेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि नॉर्मली जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो कौन सा ग्रुप ऑफ नर्व एक्टिव है? द डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व विल एक्टिव, इट विल एक्टिवेट, ठीक है, इट विल कंट्रोल द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां पर किसको कंट्रोल करते हैं? EICM को, जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन कंट्रोल करवाता है। ओके, नाउ प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल को ही हम EICM कहते हैं। बहुत सारी और भी मसल्स होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, पर वो क्वाइट ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में ही हेल्प करती है। अगर आप एक्साइटेड हैं तब डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व काम नहीं करेंगी, ठीक है। नाउ द सिग्नल फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स जनरेट अ बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। मैंने आपको बताया the nervous signal released from this group is transmitted to the diaphragm which is the primary inspiratory muscle and the EICM। मेरी बात समझे आप? So this will give the signal to the diaphragm and the EICM कि भैया ऐसा है कि तुम फ्लैट हो जाओ, और EICM जो है वो छाती को बाहर निकाल देगी तो कैविटी बढ़ जाएगी तो हम सांस ले लेंगे। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है जो कि कौन करवा रहा है? डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी नर्व, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे हैं। ये डायफ्राम की मसल्स को सिग्नल करते हैं और EICM को सिग्नल करते हैं। EICM जो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। डन? कोई परेशानी इसमें? अरे नहीं होनी चाहिए भैया, बड़ी सिंपल चीज है। नाउ सपोज दैट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है, लुक एट मी, ठीक है, इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक, अगर आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं या इफ यू आर डूइंग लाइक तो ये क्या हुआ? इट इज अ फोर्सफुल ब्रीदिंग। इट इज व्हाट? इट इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग। इफ यू आर डूइंग लाइक, ठीक, एंड इफ यू आर सो दिस इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहां पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नहीं काम करेंगे। अब यहां पर कौन काम करेगा बेटा? यहां पर काम करेगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब समझना, ध्यान से समझेंगे सब लोग, डायग्राम देखेंगे जो मैं समझा रही हूं। आ जाइए इधर सब लोग, ठीक है, देखिए। सो दिस इज द पॉन्स वेरुलाई, ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पॉन्स वेरुलाई। ये पॉन्स वेरुलाई का एरिया कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये होता है हिंड ब्रेन में। कहाँ होता है? हिंड ब्रेन में, ठीक। सो दिस इज द एरिया ऑफ द पॉन्स वेरुलाई, ठीक है। अब समझिएगा, अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है ये देखिए, ध्यान से समझिए। दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सपोज दैट, ठीक है, देखिए, ये देखिए लिखा भी हुआ है। सो दिस इज सपोज दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज द एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे, और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे क्या प्रेजेंट है बेटा? डॉर्सल ग्रुप। सबको दिखाई दे रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा गर्दन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होती है। डन 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 डन। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ये है आगे वाला हिस्सा और ये है पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है? देखो, डॉर्सल ग्रुप ऑफ इंस्पिरेशन। डन? कोई परेशानी तो नहीं है? डॉर्सल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि किस में हेल्प करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्यों नहीं करता? क्योंकि नॉर्मली एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। डन? नाउ अगर मैं बात करूं कि डॉर्सल ग्रुप के आगे, डॉर्सल ग्रुप के आगे क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे वेंट्रल ग्रुप होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे डॉर्सल ग्रुप होता है। जब हम लोग क्वाइट ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम लोग क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप हेल्प कर रहा है? डॉर्सल ग्रुप, ठीक। पर जब हम फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं। फोर्सफुल ब्रीथ का मतलब जब आप तेज सांस ले रहे हैं और खांसी आ रही, छींक आ रही, कप में कप आ रहे हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? वेंट्रल ग्रुप, जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन को मदद करता है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो चलिए देखें वेंट्रल ग्रुप के बारे में, कहां प्रेजेंट है, क्या काम करता है द वेंट्रल ग्रुप। द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर लेटरल। एंटीरियर का मतलब होता है सामने और किनारे, ठीक है। तो ये कहां प्रेजेंट होता है? एंटीरियर लेटरल। लोकेशन में आपको समझा देती हूं, देखिए डायग्राम से।
तो ये सामने प्रेजेंट होता है और इंटीरियर लेटरल किनारे, एकदम देखो ऐसा किनारे, तो है तो सामने पर किनारे किनारे पे प्रेजेंट होता है, इसे आप कहते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ध्यान से समझें, जब भी आप ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इट रिमेन इनएक्टिव, ध्यान से समझिए, इवन डज नॉट प्ले एनी रोल। तो अगर आप बैठे हैं और नॉर्मली कोई काम नहीं कर रहे, वैसे भी आप ज्यादा कोई काम करते नहीं होंगे पर करना चाहिए, इट इज गुड फॉर द हेल्थ, पर अगर मान लीजिए कोई काम आप नहीं कर रहे और आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वेंट्रल ग्रुप काम नहीं कर रहा है। बट व्हेनेवर यू स्टार्ट रनिंग, आप क्या करना शुरू कर देते हैं, रनिंग, देन व्हाट विल हैपन, ठीक, जब आपको खांसी आने लगती है व्हाट यू आर डूइंग द फोर्सफुल एक्सपीरेशन। जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहे हैं तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा, आपका न्यूरॉन एक्टिव होगा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या एक्टिव होंगे, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। नॉर्मल ब्रीदिंग में आप डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल का तब कोई रोल नहीं होता है। डन। सो इट एनहांस द रेस्पिरेटरी ड्राइव, ठीक, द रेस्पिरेटरी सिग्नल टू दिस ग्रुप contribute the fulfill the demand by regulating the inspiration and the expiration. So suppose that if you are demanding more oxygen, then what you will do, okay, ठीक, suppose that you have to remove carbon dioxide immediately, then what you will do अगर आपको माइक्रोब्स बाहर करने हैं, अगर आपको कोई एलर्जन बाहर करना है, then what you will do अच्छी, ठीक। So this is the forceful expiration. If you demand more oxygen, then what you will do ठीक, यू विल डू दिस। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल ग्रुप आपको समझ में आया कि जब आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है या इंस्पिरेशन करना है तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जब आपको नॉर्मल करना है कोई काम तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। वेंट्रल ग्रुप कहाँ पर, अच्छा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी एलर्जन घुसा रहेगा और आप बैठे रहिएगा, इससे आपका एलर्जन इन्फेक्शन कर देगा। तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो आपको बताते हैं कि जल्दी जल्दी भी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन होना जरूरी है, otherwise the body will get damaged। ठीक है, so this is the two center, ठीक है, this is the two center which regulate the respiration। now next center, ठीक, now next center क्या है, देखिए, this is the pneumotaxic center। ठीक है, pneumotaxic center this is this, देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स वेरुलाई के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो पॉन्स वेरुलाई मतलब मेडुला के पीछे है भैया डॉर्सल, आगे है, आगे क्या है बताइए, वेंट्रल, और ये होता है पॉन्स वेरुलाई के जस्ट ऊपर और पीछे की ओर। ठीक है, देखिए इट लोकेटेड डॉर्सली इन द अपर पॉन्स, पॉन्स के ऊपर और पीछे की ओर। ठीक, अब देखिए ये क्या करता है, इट गिव्स सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी एरिया। ठीक, प्राइमरली इट कंट्रोल्स द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ द इंस्पिरेशन। ठीक है, ये स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को। व्हेन दिस सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग द इंस्पिरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड लंग्स फिल पार्शियली। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। ठीक, नॉर्मली समझिएगा मेरी बात को, जब आप तेज तेज सांस ले रहे, फॉर डूइंग लाइक दिस, तो क्या पूरे दिन 24 घंटे यही करते रहते हो क्या बच्चों? नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम लोग बिल्कुल थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। देन ये जो फोर्सफुल आप एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं वेंट्रल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से कर रहे हैं? वेंट्रल ग्रुप की वजह से। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलता है वेंट्रल ग्रुप के इंस्पायरेटरी सेंटर को कि भैया ऐसा है कि बंद हो जाइए, नहीं तो बॉडी इतना काम नहीं कर पाएगी। तो जब ये सिग्नल अचानक से देता है, क्या करता है अचानक से, तो इंस्पायरेटरी सिस्टम को क्या होना पड़ता है? ध्यान समझिए, इंस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करना पड़ता है? तुरंत बंद होना पड़ता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या करता है? वो इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करता है। ठीक है, समझिएगा। जब ये सिग्नल अचानक से दे दिया तो वी आर लाइक, ठीक, पर अगर इसने सिग्नल धीरे धीरे दिया तो इंस्पिरेशन धीरे धीरे बंद होगा। इट इज लाइक, ठीक। तो जब आप बिल्कुल तेज से अचानक सांस लेना बंद कर देते हैं या अचानक धीरे हो जाते हैं, तो आज जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है? इंस्पायरेटरी सेंटर को बोलता है बंद, तो तुरंत, ठीक, उसने बोला बंद, तो आप, ठीक। तो जब आप प्रोलॉन्ग्ड ब्रीथ कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके डॉर्सल ग्रुप या किसी भी इंस्पायरेटरी ग्रुप को, इधर इट इज वेंट्रल और डॉर्सल, उनके पास एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों के सेंटर होते हैं। तो जब आप फोर्सफुल ब्रीथ कर रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू, ठीक। तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बोला बंद, तो आपका लंग्स क्या होगा? पार्शियल फील होगा। इट इज लाइक
पर जब आप बोल रहे हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर धीरे 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 सिग्नल दे रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू लाइक दिस, तो आपका जो फेफड़ा होगा वो हवा से पूरा भर जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। पर जब आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप पोल्यूशन में, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलेगा जल्दी जल्दी सांस लो भैया, जल्दी जल्दी सांस लो, लंग्स को पूरा भरने के चक्कर में मत पड़े रहो। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो समझ में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो आपका स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को। अगर इसने फास्ट सिग्नल दिया तो इंस्पिरेशन बहुत जल्दी स्टॉप होगा और तुरंत एक्सपिरेशन होगा, जिससे लंग्स आपका कम फील होगा। पर अगर ये वीक सिग्नल देता है तो आपका इंस्पिरेशन देर तक होगा और एक्सपिरेशन जल्दी होगा। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग सिग्नल कॉजेज इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ऑब्वियसली ऐसा बोलेगा इंस्पिरेशन बंद। ठीक, ओके, तो जब ये शॉर्टर सिग्नल दे रहा है इसका मतलब ये कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करना हो। ब्रीदिंग रेट बेटा कब इंक्रीज होता है? जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन कब कम होता है? पीएच कम होता है तब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तब कम होता है, डीपीजी आ जाता है तब होता है। तो ये सारे कारण है। The concentration of CO2H plus causes the increased strength of the expiratory and as well as the expiratory signal. ठीक है, so I think कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में आप लिटिल बिट समझ में आ गया होगा कि it will control the switch off mechanism. क्या कंट्रोल करता है? स्विच ऑफ। अगर इसने इंस्पिरेशन सेंटर को बोल दिया स्विच ऑफ, तो बोला स्विच ऑफ, तो ठीक, तो आपको ये समझना है कि ये बंद करता है इंस्पिरेशन को। डन। So how many groups we have? We have 3: dorsal, ventral and pneumotaxic. So this is all about the control of breathing by the neurons. In the next class, we'll deal with the pneumotaxic center in the revision form, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगी। apneustic center and hearing breather reflex arc, नाम सुनने में टफ है पर पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, तो डॉर्सल समझ में आया, नॉर्मल ब्रीदिंग करवाता है। वेंट्रल क्या करवाता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करवाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करवाता है? ये इंस्पिरेशन सेंटर को बंद करता है। अगर इसने इंस्पिरेशन सेंटर को जल्दी बंद कर दिया तो ब्रीदिंग क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी। एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगा और आपके लंग्स अच्छे से भर नहीं पाएंगे। ये कब होता है? जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा जल्दी 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 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कब होता है ऐसा? जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच घट जाता है, ये सारी चीजें। अगर इसने धीरे धीरे इंस्पिरेशन सेंटर को बंद किया, ठीक है, तो क्या होगा? आपका लंग्स अच्छे से फिल हो पाएगा और आप जो है अच्छी तरीके से फेफड़ों को हवा से भर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द फर्दर ऑफ दिस एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द हियरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स आर्क। नाम सुनने में कठिन है, पढ़ने में बहुत ही आसान है, जैसा ये था। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको नोट्स चाहिए, इट विल अवेलेबल इनटू योर मैग्नेट ब्रेन साइट, तो प्लीज चेक इट आउट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ द न्यूरॉन्स विच कंट्रोल द ब्रीदिंग। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था एक सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे होता है, इसे आप कहते हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग लाइक दिस, मतलब इन दोनों को छोड़ दीजिए अभी आप। ठीक है, तो जब भी आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो कौन सा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव होगा? बताइए, सोचिए, कौन सा एक्टिव होगा प्यारे बच्चों? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। पर अगर आप अब नॉर्मल ब्रीदिंग की जगह स्केप कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग लाइक, ठीक, तो आपके कौन सा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिव होगा? तब एक्टिव होगा आपका वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जब आप बहुत तेज ब्रीथ करते हैं इन द इमरजेंसी कंडीशन और इन एनी टाइप ऑफ कंडीशन, तो अब आपके बॉडी में वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, बहुत तेज सांस लेते हैं योगा के दौरान, इफ यू आर डूइंग लाइक कपालभाति, तो ये सब क्या है? फोर्सफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इस चीज को सिग्नल देते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का कोई रोल नहीं होता। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे किनारे की ओर होते हैं। दैट इज इट। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं अब आपको बताने वाली हूं वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो आपके पॉन्स वेरुलाई के ऊपर होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स वेरुलाई। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो करता क्या है? इंस्पिरेशन सेंटर को बंद करता है। ठीक, सो इफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर गिव इमीडिएट सिग्नल टू द इंस्पिरेशन सेंटर, देन व्हाट यू विल डू?
देन व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्रीदिंग। ये क्या कहलाता है? फास्ट ब्रीदिंग। पर अगर आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर धीरे धीरे इंस्पिरेशन को बंद कर रहा है तो आप इंस्पिरेशन बहुत देर तक कर सकते हैं, इट इज लाइक, ठीक। पर अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं लाइक दिस वुमेन, ठीक है, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, हो सकता है कि आपकी बॉडी में पीएच घट गया हो सकता है कि सो मेनी रीजंस वी हैव कि आपका बॉडी में जो आपका सांस लेने का प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता है, तो भी आप ऐसे ही करते हैं। तो जब आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि बॉडी बोल रही है कि फटाफट जो है बॉडी बाहर से ऑक्सीजन लो, फटाफट ऑक्सीजन लो। ऐसी प्रोसेस में लंग्स को आप कभी पूरा नहीं भर पाएंगे। इस प्रोसेस में आप लंग्स को अच्छी तरीके से भर सकते हैं। तो जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को क्या करता है, धीरे धीरे सिग्नल देता है, तो आप बहुत देर तक सांस ले सकते हैं। पर अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को तुरंत बंद कर दिया, ठीक, तो आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, यहाँ सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो आई बात समझ में? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर? इट विल गिव द सिग्नल टू द स्विच ऑफ फॉर द इंस्पायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ का सिग्नल देता है कि बंद हो जाओ। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग अब मैं आपको बताती हूँ, वो है एपन्यूएस्टिक सेंटर। एपन्यूएस्टिक सेंटर क्या होता है वो ध्यान से समझिए, मैं आपको डायग्राम पे ले चलती हूँ। देखिए, सो पॉन्स वेरोलाई के ऊपर कौन सा सेंटर होता है, बताइए मुझे। पॉन्स वेरोलाई के ऊपर होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस विद रेड कलर। तो ये होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, इसके नीचे एक एरिया होता है, इट इज कॉल्ड एज एपन्यूएस्टिक सेंटर। इसके बारे में आप सुने क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज एपन्यूएस्टिक सेंटर। ओके, सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको सिग्नल देता है? इंस्पायरेटरी सेंटर को, ताकि वो स्विच ऑफ कर सके उसे। प्रोलॉन्ग देगा तो आप लंग्स को पूरा भर पाएंगे और धीरे देगा तो आप लंग्स को पूरा नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ओके, शॉर्ट ब्रीदिंग कब होती है? जब आपके बॉडी में CO2, pH ये सबका इफेक्ट होता है। प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हैं। एपन्यूएस्टिक सेंटर, अब आप मेरी बात को समझिएगा। एपन्यूएस्टिक सेंटर का इफेक्ट होता है बच्चों डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे, ठीक है। किस पर होता है? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे। जिस तरीके से न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को बोलता है बंद हो जाओ, वैसे ही जस्ट उल्टा होता है एपन्यूएस्टिक सेंटर। ये क्या करता है कि स्विच ऑफ को डिले कर देता है, ठीक है। समझ में आई बात कि आपकी बॉडी में न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ का सिग्नल देता है इंस्पायरेटरी नर्व्स को या आपके इंस्पायरेटरी सेंटर को, पर एपन्यूएस्टिक सेंटर डॉर्सल ग्रुप के इंस्पायरेशन सेंटर को बोलता है अभी नहीं बंद होना है। सो इट विल डिले द स्विच ऑफ, ठीक है। ये इट विल डिले द स्विच ऑफ। देन व्हाट विल हैपन? आप लंग्स को आराम से धीरे धीरे हवा से भर सकते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, घर पे मम्मी पापा सुबह उठ के अगर योगा करते हैं तो उन लोगों को देखा होगा आपने, वो इस मुद्रा में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तो होता क्या है कि एपन्यूएस्टिक सेंटर जो होता है वो डॉर्सल ग्रुप के इंस्पायरेटरी सेंटर को बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि थोड़ा रुक जाइए, आप तुरंत स्विच ऑफ मत करिए। तो ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को थोड़ा सा डिले कर देता है कि ये न्यूमोटैक्सिक को बोलता है भी रुक जाओ, पहले मुझे सिग्नल देने दो। तो ये स्विच ऑफ को डिले कर देता है, जिससे आपका लंग्स अच्छे से भर जाता है। समझ में आई बात? सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करते हैं, ये इंस्पायरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ करवाते हैं। क्या करवाते हैं बच्चों? स्विच ऑफ, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं? इट विल डिले द स्विच ऑफ। क्या कर देते हैं? डिले द स्विच ऑफ। ये दोनों काम किस पे करते हैं बताइए? इट विल डिले द स्विच ऑफ। ये दोनों काम करके किस पे कर रहे हैं? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पे, क्योंकि वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तो हमेशा फोर्सफुल ब्रीदिंग में ही काम करते हैं। तो अगर आप डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के इंस्पायरेटरी सिस्टम को अचानक से बंद कर दिए तो कौन सिग्नल दे रहा है? न्यूमोटैक्सिक। धीरे धीरे बंद कर रहे हैं तो कौन सिग्नल दे रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पर अगर आप स्विच ऑफ को ही डिले करे जा रहे हैं कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, तो कौन से न्यूरॉन एक्टिव है, कौन सा सेंटर एक्टिव है? एपन्यूएस्टिक सेंटर, जो कि पॉन्स वेरोलाई के नीचे होता है। डन। तो कितने न्यूरॉन के ग्रुप पढ़े बेटा हमने? डॉर्सल ग्रुप के, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे होता है। एक पढ़ा वेंट्रल ग्रुप के, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे होता है,
ठीक, वेंट्रल वाला जो है नॉर्मल ब्रीदिंग पे काम नहीं करता, वो सिर्फ जब आप जो है नॉर्मल बहुत तेज या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं तब काम करेगा। नाउ हमने पॉन्स वेरुलाई के ऊपर वाले एरिया में कौन सा सेंटर पढ़ा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद हमने उसके नीचे कौन सा सेंटर पढ़ा, एपन्यूएस्टिक सेंटर। स्विच ऑफ कौन कराता है वेंट्रल ग्रुप के इंस्पायरेटरी एरिया को, एपन्यूएस्टिक सॉरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। डिले कौन करता है स्विच ऑफ को, एपन्यूएस्टिक सेंटर। तो इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ अब आपको ये सोचना है, ठीक है। सो अब आपको ये समझ में आया कि यंग मैन क्या कर रहा है, ये यंग मैन जो है स्विच ऑफ को डिले करवा रहा है, ठीक है। ये जो है प्रिटी लेडी जो है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग हो गया तो बेचारी जल्दी जल्दी सांस ले रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नाउ अब आप सोचिए जरा कि अगर आपका एपन्यूएस्टिक सेंटर, ठीक है, या आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो जाए, ठीक, या आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को या डॉर्सल ग्रुप के इंस्पायरेटरी नर्व्स को ये बोल ही ना पाए कि बंद हो जाओ, तो क्या होगा समझिए। अब हो जाए ऐसा, फिर से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि सपोज दैट कि ऐसा हो जाए कि आपकी जो डॉर्सल ग्रुप है कब काम करते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग पे, ठीक है। डॉर्सल ग्रुप के पास किस पर कंट्रोल होता है, डायफ्राम पे कंट्रोल होता है और ईआईसीएम पे कंट्रोल होता है। डायफ्राम और ईआईसीएम क्या करवाती है, इंस्पिरेशन। तो आप सोचो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि इंस्पायरेशन को स्टॉप कर दे रहा था, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर वो मैकेनिज्म हो ही नहीं तो क्या होगा कि फेफड़ों में भैया ऐसा है कि हवा भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके फेफड़े फट जाएंगे। तो अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने डॉर्सल ग्रुप के इंस्पायरेटरी एरिया को, इंस्पायरेटरी मसल्स को, ठीक है, ईआईसीएम को, डायफ्राम को सिग्नल देना शुरू किया और उसने बोला कि बंद करो, तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एपन्यूएस्टिक सेंटर हमेशा एक्टिव रहा, बिकॉज इट विल डिले द स्विच ऑफ ना। तो अगर सिर्फ एपन्यूएस्टिक एक्टिव रहा और न्यूमोटैक्सिक एक्टिव हुआ ही नहीं तो क्या होगा कि हवा भरती रहेगी हवा भरती रहेगी हवा भरती रहेगी और लंग्स फट जाएंगे। ऐसा भी होता है, पर नॉर्मली ये कंडीशन आपकी बॉडी में आ सकती है, और अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी में आ गई फिर भी आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। देखिए कैसे। इन द वॉल्स ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियोल some arterial stretch receptors are present, ठीक है। look at the underlined area of this line, मैं क्या कहना चाह रही हूं, these receptors are normally inactive but they become active when the lungs are excessively inflated due to the failure of switch off inspiration। मेरी बात समझे आप कि नॉर्मली आपके लंग्स में, आपके ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, पढ़ा आपने टर्मिनल ब्रोंकियोल, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, बेटा प्लीज पढ़ो घर पे अच्छे से। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जहां से एल्विलाई उसके बाद शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वहां पर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो होता क्या है कि जब आप लंग्स में, एल्विलाइज में जरूरत से ज्यादा हवा भर देंगे तो वो क्या होंगी बेटा, स्ट्रेच। क्या होंगी, स्ट्रेच। और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। और लंग्स फूलता क्यों है, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो इंस्पायरेटरी सेंटर को स्विच ऑफ देना भूल जाता है। अरे यार हम तो भूल गए, इतने में लंग्स जो है उसका खेल ही हो जाना है, ठीक। तो लंग्स को न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बेचारा स्विच ऑफ नहीं कर पाए इंस्पिरेशन का, तो भरे जा रहा है। पर फिर भी देयर इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म कि आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और सिग्नल सेंड करेंगे इंस्पायरेटरी सेंटर को ताकि स्विच ऑफ हो सके इंस्पिरेशन। डन, आई बात समझ में। तो इंस्पायरेटरी सेंटर को जो सिग्नल न्यूमोटैक्सिक सेंटर दे रहा था बंद होने का, अब वो कौन देने लगेगा, कौन देने लगेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। सो जैसे ही आपके लंग्स के, एल्विलाइज के स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, इट विल डिलीवर द सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द डॉर्सल न्यूरॉन और तुरंत जो होगा वो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इट इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ऑब्वियसली जैसे स्ट्रेच हुआ तुरंत बंद हो गया तो इट इज द रिफ्लेक्स ना, मैं खिंची और तुमने तुरंत सिग्नल बंद करने के लिए बोला। अब आपको ये बात समझ में आए कि ये डायरेक्टली इंस्पायरेटरी सेंटर को बंद कर सकते हैं। डन।
कोई दिक्कत इसमें? नाउ नेक्स्ट थिंग, it activate when the normal mechanism of the switch off of the inspiration does not work timely due to any reason. ये हमेशा तब एक्टिवेट होते हैं जब आपका स्विच ऑफ किसी कारण से फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था, समझ में आ गया था ये वाला, तो ये समझ में आया आपको। सो दीज आर द इंस्पायरेटरी मसल्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। वैसे इंस्पायरेटरी मसल कौन सी होती हैं? ये होती है डायफ्राम की, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव लर्नड, ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरल कंट्रोल जो हमने पढ़ा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। सो डॉर्सल ग्रुप कौन क्या क्या कंट्रोल करता है? इंस्पिरेशन को भी, ठीक। तो अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने इसको बोला बंद हो जाओ, तो सांस लेना आप उसी समय पर बंद कर देंगे, एक्सहेल शुरू कर देंगे। अगर एपन्यूएस्टिक सेंटर ने बोला कि अब आप काम करो, तो स्विच ऑफ जो है वो डिले हो जाएगा, न्यूमोटैक्सिक वहां पे काम नहीं कर पाए। मान लो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसी कारण से काम ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि आपके लंग्स स्ट्रेच होंगे, और स्ट्रेच होने के बाद दे विल गिव द सिग्नल टू द इंस्पिरेटरी सेंटर टू स्विच ऑफ, ताकि हम वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्क? क्योंकि इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे स्ट्रेच हुआ वैसे ही आपने सिग्नल दिया डॉर्सल ग्रुप के इंस्पिरेटरी सेंटर को बंद हो जाओ। तो ये रिफ्लेक्स कब हुआ? जब आप स्ट्रेच हुए। अगर आप स्ट्रेच होते ही नहीं, आप मतलब ब्रोंक्यूल्स, तो ये मैकेनिज्म कभी भी होता ही नहीं। सो हाउ मेनी नर्व ग्रुप वी हैव? वेंट्रल, डॉर्सल, एपन्यूएस्टिक, जो कि मैंने मिटा दिया है, एंड न्यूमोटैक्सिक, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस लेक्चर। ये बहुत ही आसान था, 2 बार आप इस लेक्चर को देखेंगे, दिस इज माई गारंटी कि आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द केमिकल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन। सो स्टे ट्यून्ड, लेक्चर देखते रहिए और याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।